हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर फरवरी सेकेंड वीक का। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके, हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली कैबिनेट के द्वारा कुछ अप्रूवमेंट्स दिए गए हैं और उसमें से कुछ अप्रूवमेंट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम के हैं, इम्पोर्टेंट हैं, तो उसके बारे में बात करता है बराबर ना। तो टोटल 4 अप्रूवमेंट दिए गए हैं कैबिनेट कमेटी के द्वारा और उसमें से एक्सटेंशन ऑफ एनिमल हस्बेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एक्सटेंशन ऑफ स्कीम ऑफ शुगर सब्सिडी फॉर द अंत्योदय अन्न योजना और continuation of the scheme for the rebate of the state and central taxes and levies for the export of apparel और garments। ये 3 स्कीम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बराबर ना। तो इसके बारे में बात करता है, राइट। चलो, सबसे पहले है कि कैबिनेट अप्रूव्स द एक्सटेंशन ऑफ एनिमल हस्बेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। कैबिनेट ने अभी अप्रूवमेंट दिया एनिमल हस्बेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को एक्सटेंड करने का। अभी ये एनिमल हस्बेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो नाम से ही पता चलता है कि एक फंड है जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये फंड किसके लिए है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसको डेवलप किसके रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, एनिमल हस्बेंडरी के रिगार्डिंग, राइट। तो डेयरी और मीट प्रोसेसिंग सेक्टर है, उसको डेवलप करने के लिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एक फंड डेवलप किया गया है। किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बराबर ना। ओके, तो इस फंड के अंदर जितना भी पैसा जो एकत्र होता है, वो जो पैसा है वो कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, तो एनिमल हस्बेंडरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए बराबर ना। लाइक डेयरी और मीट प्रोसेसिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए वो पैसा यूज़ किया जाएगा, राइट ना। ओके, अगर मैं इस एनिमल हस्बेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये फंड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था, 2020 के अंदर। और शुरुआत में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितना पैसा उसके अंदर डाला गया था, 15,000 करोड़ उसके अंदर डाला गया था, राइट। ओके, अभी रिसेंट न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये फंड को अभी 3 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। 2025-26 तक इसको एक्सटेंड किया गया है और एडिशनल कितना पैसा उसके अंदर अलोकेट किया गया है, 29,610 करोड़ रुपीज़ अलोकेट किया गया है, राइट। तो सिंपल, एनिमल हस्बेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2020 के अंदर बनाया गया था, 2020 के अंदर बनाया गया था। और अभी रिसेंट न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इस फंड को 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है 2025-26 तक। और कितना पैसा उसके अंदर एडिशन डाला गया है, 29,610 करोड़ रुपया। शुरुआत में जब 2020 में इसको लॉन्च किया गया था तब उसके अंदर कितना पैसा डाला गया था, 15,000 करोड़। तो ये जो पैसा है वो किसके लिए यूज़ होगा, तो एनिमल हस्बेंडरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए, लाइक डेयरी और मीट प्रोसेसिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए ये पैसा यूज़ किया जाएगा बराबर ना। ओके, अभी ये 29,000 करोड़ रुपया सरकार ने क्यों डाला है, किसको किसको इससे बेनिफिट मिलेगा और कैसा बेनिफिट मिलेगा उसको समझते हैं बराबर। स्कीम विल इंकरेज द इन्वेस्टमेंट इन एनिमल बेस्ड प्रोसेसिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन, एनिमल फीड प्लांट, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स, एग्री वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेटरनरी वैक्सीन और ड्रग प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। तो जितने भी प्रोडक्शन फैसिलिटी, जितने भी फार्मर्स, जितने भी इंडिविजुअल्स अगर ये सेक्टर में काम करते हैं, कौन कौन से सेक्टर में, डेयरी और मीट प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर, एनिमल फीड प्लांट के अंदर, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म के अंदर, एग्री वेस्ट मैनेजमेंट का काम करते हैं, वेटरनरी वैक्सीन और ड्रग प्रोडक्शन का काम करते हैं बराबर ना, उन सभी को यहाँ पे बेनिफिट पहुँचाने का सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, राइट। दिस स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ 35 लाख पीपल बराबर ना। 35 लाख पीपल को इस स्कीम के द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बराबर ना। और इस स्कीम के अंदर में एलिजिबल एंटिटीज़ कौन है, तो इंडिविजुअल्स, प्राइवेट कंपनीज, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस, एमएसएमई एंड सेक्शन 8 कंपनीज, ये सभी इस स्कीम के अंदर में एलिजिबल है। अभी इस स्कीम के अंदर बेनिफिट क्या मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं।
ओके, अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ फ्रेंड्स, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड 3% इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर द 8 years, इंक्लूडिंग 2 years ऑफ मोरिटोरियम फॉर लोन्स अप टू 90% फ्रॉम द शेड्यूल्ड बैंक्स एंड द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। क्या कह रहा है कि अगर कोई फार्मर, फॉर एग्जांपल ये फार्मर या तो फिर कोई भी इंडिविजुअल या तो फिर कोई भी कंपनी, जो मैंने बात की, जो एनिमल हस्बेंडरी सेक्टर में काम कर रही है, बराबर, अगर वो कोई लोन लेती है इस स्कीम के अंडर में, तो जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको दिया जाता है, बराबर, फॉर एग्जांपल 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसने कोई लोन लिया, तो उसमें से 3% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। मतलब 3% कौन पे करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। तो उस पर्टिकुलर पर्सन या तो फिर कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा? 5% पे करना पड़ेगा, बराबर ना? ओके, कितने साल तक ये बेनिफिट मिलेगा? 8 साल तक। और जब भी वो व्यक्ति लोन लेगा, बराबर ना, जो व्यक्ति या फिर कोई कंपनी, वो उसको शुरुआत के 2 साल तो मॉरिटोरियम मिलेगा, 2 साल तो कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। हालांकि इंटरेस्ट लगेगा वो 2 साल का, लेकिन ईएमआई कोई नहीं पे करना है। मॉरिटोरियम का मतलब क्या हो गया कि आपको ईएमआई 2 साल के लिए कोई पे नहीं करना है, उसका जस्ट इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों साथ में मिलके आपको तीसरे साल से उसके ईएमआई पे करना है, सिंपल, बराबर ना? ओके, लेकिन 8 साल के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा कितने परसेंट का? 3% का। मतलब अगर आपकी लोन 8% पे आपने ली है तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है? 5%, बराबर ना? ओके, उसके अलावा गवर्नमेंट विल ऑल्सो प्रोवाइड द क्रेडिट गारंटीज टू द एमएसएमई एंड डेयरी कोऑपरेटिव्स अप टू 25% ऑफ द क्रेडिट अमाउंट फ्रॉम द क्रेडिट गारंटी फंड ऑफ ₹750 करोड़। गवर्नमेंट क्या कह रही है? अभी देखो, मुझे बताओ, कोई बैंक फार्मर्स को या तो फिर एमएसएमईज को या तो फिर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको बहुत कम लोन देती है, क्योंकि बैंक के रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी इतनी इनकम नहीं होती कि वो लोन का रीपेमेंट कर पाए, राइट? तो यहाँ पे बैंकों को मोटिवेट करने के लिए उन क्रेडिट गारंटी भी प्रोवाइड की जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल क्रेडिट गारंटी का मतलब क्या हो गया कि बैंक को गारंटी दी जाती है कि भाई अगर ये व्यक्ति लोन रीपेमेंट नहीं करेगा तो हम रीपेमेंट करेंगे, बराबर ना? ओके, तो ऐसी क्रेडिट गारंटी यहाँ पे एमएसएमई संस्था को और डेयरी कोऑपरेटिव को दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि आप बैंक के पास जाओ, आपके भी आपसे हम क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करेंगे बैंक को कि भाई हम इसका पैसा वापस लौटा देंगे। लेकिन कितना? 25% ऑफ द क्रेडिट अमाउंट फ्रॉम द क्रेडिट गारंटी फंड। मतलब उसने जितना भी लोन लिया उसमें से 25% तक का वो प्रोवाइड बैंक प्रोवाइड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी। किसको? बैंक को, राइट ना? और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फंड भी बनाया है। कौन सा फंड है? क्रेडिट गारंटी फंड। कितने करोड़ का? 750 करोड़ का, बराबर ना? ओके, और एनिमल हस्बेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में तो मैंने आपको बताई, कब लॉन्च किया गया? 2020 के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है? एनिमल हस्बेंडरी सेक्टर को डेवलप करने का, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, और आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टिमुलस पैकेज के अंडर में इसको लॉन्च किया गया था, बराबर ना? ध्यान में रखना है। ओके ओके, तो आई थिंक आपको इस अप्रूवमेंट के बारे में ये एनिमल हस्बेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के एक्सटेंशन के बारे में पता अच्छे से चला होगा। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि कंटिन्यूशन ऑफ द स्कीम फॉर द रिबेट ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवाइसेस फॉर एक्सपोर्ट ऑफ द अपैरल और गारमेंट्स, उसके बारे में बात करें तो यूनियन कैबिनेट विच इज चेयर्ड बाय द पीएम मोदी, उन्होंने अप्रूव किया है एक एक्सटेंशन ऑफ द स्कीम फॉर द रिबेट ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवाइसेस फॉर द 2 years till 31st March 2026 फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ अपैरल और गारमेंट्स एंड द मेडअप्स। इसके बारे में बात करें, देखो फ्रेंड्स, ये हमारे देश में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये रिबेट दिया जाता है। अब ये क्या है पहले वो समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई अपैरल और गारमेंट्स बना रहा हूँ और अगर मैं उसको एक्सपोर्ट करूँ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने पे कौन सी ड्यूटी लगती है? कस्टम ड्यूटी लगती है। कौन सी ड्यूटी? कस्टम ड्यूटी लगती है। बहुत सारे वैल्यू एडेड टैक्स भी लगते हैं, वेट भी लगता है, राइट? तो ये जो फॉर एग्जांपल मैंने कोई जगह पे, मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया लेकिन सामने कोई जगह पे इंपोर्ट किया ना, कोई देश में इंपोर्ट किया, तो वहाँ पे भी वो कस्टम ड्यूटी लगाएगा, बराबर? मतलब जितने भी मैंने टैक्स पे किए एक्सपोर्ट करने पे, बराबर ना, उसके ऊपर मुझे रिबेट मिलता है। मतलब सरकार मुझे रिफंड देती है ताकि वो मुझे
इंकरेज करना चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करूँ, बराबर ना। ओके, तो यहाँ पे अपैरल और गारमेंट सेक्टर के अंदर 31 मार्च 2026 तक सेंट्रल और स्टेट टैक्सेस और लेवाइसेस जितना भी कलेक्ट किया जाता है एक्सपोर्ट के ऊपर, उसका रिबेट मिलेगा, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है, बराबर ना। दिस स्कीम इज फॉर द एक्सपोर्टर्स टू द री इन्वर्स द टैक्सेस एंड ड्यूटीज विच इज पेड बाई देम सच एज द वैल्यू एडेड टैक्स, कोल सेस, मंडी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज, fuel used for the transportation which are not exempted or refunded under any other existing mechanism। तो ऐसे अपैरल और ऐसे गारमेंट का अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो कि जो कोई दूसरी कोई स्कीम के अंदर में नहीं कवर हो रहे हैं, और अगर आपको यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी टैक्स आपके पास से लिया गया है, कोई भी ड्यूटी आपके पास से ली गई है, जितनी भी आपने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज़ वगैरह पे किया है उसके लिए, वो सभी आपको क्या मिल जाएगा, रिबेट मिल जाएगा, बराबर ना। कब तक, 2026 31 मार्च तक, बराबर ना। ओके, ये ऑलरेडी स्कीम चल रही है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, ये जस्ट कंटिन्यूशन दिया है 31 मार्च 2026 तक, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है, बराबर ना। ओके, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा ये जो रिबेट का जो स्कीम है, रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लेवाइसेस, वो 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था और अभी उसको 2026 तक उसको एक्सटेंड किया गया है, बराबर ना। ओके, ओके, हमारी नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे लाल कृष्ण आडवाणी, उनको भारत रत्न से ऑनर किया गया है, उनके बारे में बात करें तो फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड वेटरन लीडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी लाल कृष्ण आडवाणी विल बी कन्फर्ड विद द भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और ही विल बी द 50th रेसिपेंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1954। भारत रत्न का जब से शुरुआत हुआ 1954 से, तब से लेके आज तक उस कि जो जितने भी रेसिपेंट बने, ये 15th रेसिपेंट है भारत रत्न के, और वो भारत के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर है बीजेपी के, बराबर ना। ओके, दिस इज 7th भारत रत्न अवार्ड बाय द करंट रूलिंग गवर्नमेंट सिंस एज्यूमिंग द पावर इन 2014। तो जो एक्चुअली भारत रत्न किनको दिया जाता है, वो जो रिकमेंड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको दिया जाता है, पर प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से भारत रत्न दिया जाता है, और उनके पावर में आने के बाद ये 7th भारत रत्न दिया गया है। और अगर मैं वो साथों साथ भारत रत्न की अगर बात करूँ तो सबसे पहले 2015 के अंदर मदन मोहन मालवीय को पोस्टुमसली दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी 2015, प्रणब मुखर्जी 2019 के अंदर, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार हजारिका पोस्टुमसली दिया गया था 2019 के अंदर, नानजी देशमुख उनको भी पोस्टुमसली दिया गया था, और कर्पूरी ठाकुर जी उनको भी 2024 में ही रिसेंटली हमने न्यूज़ में कवर किया था, पोस्टुमसली दिया गया है भारत रत्न, बराबर ना। तो ये 7th भारत रत्न अवार्ड है लाल कृष्ण आडवाणी जी को पीएम मोदी जी के रेगमी के अंदर, बराबर ना। ओके, अगर मैं एल के आडवाणी जी की बात करूँ तो उनका जो बॉर्न है वो 1927 के अंदर कराची के अंदर हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। और जब पार्टीशन के पहले की अगर बात करें तो प्री पार्टीशन सिंध जिसको बोला जाता था, अभी कराची है, बराबर ना। और अप्रैल 1970 के अंदर उन्होंने राज्यसभा के अंदर एंटर किया एज अ चेयरमैन ऑफ द दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का चेयरमैन रहे थे वो। 1979 से लेकर 1979 तक 1977 से लेकर 1979 तक वो यूनियन मिनिस्टर रहे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के। 1986 में वो बने पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी एंड सर्व्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। 1988 के अंदर उन्होंने होम मिनिस्टर का पोजीशन संभाला, और ही वॉज लेटर एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 2002 टू 2004। 2002 से लेकर 2004 तक वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने, बराबर ना। तो ये एल के आडवाणी की पूरी जर्नी है, बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर है और उनको भारत रत्न दिया गया है, राइट ना। ओके, अगर मैं भारत रत्न की बात करूँ फ्रेंड्स, तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 के अंदर हुई थी, और इट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड विच इज़ इन एनी फील्ड ऑफ द ह्यूमन एंडेवर, बराबर ना। और द रिकमेंडेशंस फॉर द भारत रत्न आर मेड बाय द पीएम
himself to the president, and the number of annual award is restricted to the maximum of 3 in the particular year. लेकिन कुछ एग्जाम्शन के अंदर 3 से ज़्यादा भी भारत रत्न दिए जाते हैं, बराबर ना। और भारत रत्न के अंदर कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं दिया जाता, जस्ट एक सर्टिफिकेट होता है और मेडल मिलता है, बराबर ना, प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि उत्तराखंड बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू पास द लैंडमार्क यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, उसके बारे में बात करें, बराबर ना। ओके, तो उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली पास द यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड बिल 2024 which aims to govern and regulate the laws related to marriage, divorce, land, property and inheritance for all the citizens irrespective of their religion, बराबर ना। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही क्या है फ्रेंड्स, कि जात पात किसी का ध्यान न रख के सभी लोगों के लिए समान रूल को इम्प्लीमेंट करना। ऐसा नहीं कि हिंदू के लिए कोई और रूल, मुस्लिम के लिए कोई और रूल, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोगों के लिए समान रूल को इम्प्लीमेंट करना, चाहे फिर वो मैरिज हो, डाइवोर्स हो, लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, इनहेरिटेंस हो, सभी के लिए, सभी सिटीजन के लिए समान रूल को इम्प्लीमेंट करना, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पास करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना? उत्तराखंड बना। तो ये अभी प्रेसिडेंट के द्वारा असेंटमेंट के लिए भेजा गया है। अगर वो असेंटमेंट दे देंगे उसके बाद ये बिल क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा, राइट। तो विद दिस उत्तराखंड विल बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गेट अ कॉमन लॉ, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, अगर मैं इस बैकग्राउंड की बात करूँ इसकी न्यूज़ की, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इज बेस्ड ऑन द ड्राफ्ट सबमिटेड बाय द हाई लेवल कमिटी विच इज फॉर्म बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। और Goa is already governed by the Uniform Civil Code, but the State Assembly did not pass any law on the subject. So Goa retained the code after its liberation in 1961, बराबर ना। तो गोवा के अंदर ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है, लेकिन उसने कोई लॉ पास करके नहीं रखा है। तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई ऐसा कौन सा पहला स्टेट है जिसने बिल पास किया है, तो उत्तराखंड ही आएगा, बराबर ना। ओके, और जो अगर हम बात करें कि भाई क्या क्या चेंजेस हो गए इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद, तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा लिव इन रिलेशंस का, कंडीशन दी जाएगी, कंडीशन गाइडलाइन दी जाएगी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किसको बोलते हैं, फिर बैन लगाया जाएगा हलाला के ऊपर, इद्दत के ऊपर, पोलीगेमी के ऊपर, और सभी मैन हो या फिर वुमेन हो, इनहेरिटेंस राइट सभी के लिए क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, बराबर ना। तो ये कुछ एक्सपेक्टेशन है कि इस बिल को अगर इम्प्लीमेंट करेगी तो ये कुछ चेंजेस हो गए, सिंपल, बराबर ना। ओके, okay, under the uniform civil code bill, live-in relationships required recent within the 1 month from the date of the entering into the relationship, or adults engaging in the live-in relationship must be obtain the consent from their parents, बराबर ना। तो अगर कोई दो व्यक्ति लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और अगर एडल्ट एंगेज होते हैं लिव इन रिलेशनशिप्स के अंदर तो उनके पेरेंट्स का कंसेंट होना बहुत जरूरी है। द बिल ऑल्सो इम्पोज अ बैन ऑन द चाइल्ड मैरिज एंड इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म प्रोसेस फॉर द डाइवोर्स, बराबर ना। इट प्रोवाइड्स द इक्वल राइट्स टू द वुमेन ऑफ ऑल रिलीजियंस इन देयर एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी, मतलब जो इनहेरिटेंस की जो राइट्स है जितने मैन को मिलते हैं उतने ही किसको मिलने चाहिए? वुमेन को मिलने चाहिए। As per the Uniform Civil Code Bill, the age for the marriage will be 18 for the women and 21 for the men in the all communities, बराबर। और marriage registration is mandatory in the all the regions and marriages without registration will be invalid हो जाएंगे, बराबर ना। No divorce petition will be allowed to be filed after 1 year of marriage, बराबर ना। तो अगर 1 साल हो जाएगा मैरिज का, बराबर ना, तो डाइवोर्स के लिए पिटीशन अलाउड नहीं होगी, बराबर ना। ऐसा इस बिल के अंदर प्रावधान है जो थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, बराबर ना। ओके, लेकिन जस्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और पहला स्टेट कौन सा बना इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, बराबर ना। ओके, वो ध्यान में रखना है, राइट। अभी प्रेसिडेंट ने उस बिल को पास नहीं किया है, जब प्रेसिडेंट उस बिल को पास करेंगे तो वो लॉ बन जाएगा, राइट ना। ओके,
ओके, हमारे नेक्स्ट जो फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उन्हें लॉन्च किया सारथी पोर्टल फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इसके बारे में बात करें, बराबर ना। देखो कि हमारे जो इंडियन मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, उन्होंने अभी लॉन्च किया है सारथी पोर्टल। सारथी का फुल फॉर्म क्या है? सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस, बराबर। अभी ये सारथी पोर्टल लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑफर अ रेंज ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो यहाँ पे ये सारथी पोर्टल के ऊपर अगर कोई व्यक्ति जिसने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस लेके रखा है तो उनको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वहाँ पे वो डिजिटली अप्लाई कर सकता है, लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, प्रीमियम वो डिजिटली पे कर सकता है, वो सब कुछ चीज़ यहाँ पे पे कर सकता है। ऐसा एक सारथी पोर्टल अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। सारथी का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस, बराबर ना। और उनके अलावा अर्जुन मुंडा जी के द्वारा यहाँ पे दो और चीज़ों को लॉन्च किया गया है, कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया गया है, बराबर ना। तो ये कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से फार्मर्स को इनेबल किया गया है कि भाई आप अपने ग्रीवियंस को यहाँ पे फाइल कर सकते हो। और उसके अलावा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है, एक प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे ये सब कि किस तरीके से सारथी पोर्टल को यूज़ करना है, किस तरीके से आप कृषि रक्षा पोर्टल के ऊपर ग्रीवियंस रजिस्टर कर सकते हो, ये यहाँ पे लर्निंग मोड पे किस तरीके से उसको सीखा जाए, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो इस प्लेटफॉर्म के आपको मिलेगा, सिंपल, बराबर ना, राइट। ओके, तो अगर मैं सारथी पोर्टल के बारे में डिटेल में चर्चा करूँ तो दिस पोर्टल विल बी सिंप्लीफाई द इंश्योरेंस प्रोसेस फॉर द फार्मर्स बाय ऑफरिंग अ डिजिटाइज इंश्योरेंस प्रोसेस। दिस विल एक्ट एज अ सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म टू व्यू, परचेज एंड अवेल द इंश्योरेंस प्रोडक्ट, बराबर ना। यहाँ पे फार्मर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इंश्योरेंस प्रोडक्ट को देख भी सकता है, परचेज भी कर सकता है और अवेल भी कर सकता है, राइट। द प्लेटफॉर्म विल with a user-friendly interface has a digital payment options and this will be enable the streamlined premium collection, effortless claim initiation, tracking and resolution. Sandbox for agriculture and rural security technology and insurance can be accessed via the EIDE app available on the Android application store. तो इसके लिए एक एप्लीकेशन भी डेवलप की गई है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन स्टोर पे ये अवेलेबल है एप्लीकेशन, उसका नाम है एड ऐप, जहाँ पे आप ये सारथी पोर्टल को अवेल कर सकते हो, बराबर ना। ओके, अगर मैं कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन की बात करूँ तो इस पोर्टल के माध्यम से दिस विल ब्रिज द गैप बिटवीन द इंश्योर्ड फार्मर्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकर्स, कॉमन सर्विस सेंटर्स एंड द गवर्नमेंट्स। फार्मर्स कैन रजिस्टर देयर grievances through this portal and helpline एंड द सेंटर विल बी द मेडिटेयर टू द इंश्योर द ग्रीवियंस आर रिजॉल्व, बराबर ना। तो इस पोर्टल के माध्यम से, इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से फार्मर ग्रीवियंस रिपोर्ट कर सकता है गवर्नमेंट को, किसके खिलाफ? इंश्योरेंस कंपनीज के खिलाफ, बैंकर्स के खिलाफ, कॉमन सर्विस सेंटर्स के खिलाफ और खुद गवर्नमेंट के खिलाफ, बराबर ना। तो उनके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, कृषि रक्षक पोर्टल। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब किस तरीके से यूज़ करना है, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, बराबर ना, ध्यान में रखना है। और ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में, उसके द्वारा डेवलप किया गया है, बराबर ना। ओके, और अगर मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर मैं बात करूं, जो फार्मर्स के द्वारा मेनली परचेज किया जाने वाला एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज़ अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और जो लॉन्च किया गया था 18 फरवरी 2016 को पीएम मोदी जी के द्वारा सीहोर मध्य प्रदेश के अंदर। और ये स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, नाम से पता चलता है कि फसल बीमा योजना फसल के अगेंस्ट में इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से आपकी फसल को नुकसान पहुंच रहा है तो सरकार आपका पैसा पे करेगी, सरकार आपको कंपेंसेशन प्रोवाइड करेगी इस योजना के अंडर में, बराबर ना। ओके, तो मेनली अगर कोई फार्मर को इस योजना के बारे में जानना है और ये योजना को परचेस करना है तो ये सारथी पोर्टल के ऊपर जाके कर सकते हैं, बराबर ना। ओके, चलो, आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर मैं आपको नेक्स्ट न्यूज़ की बात करूँ फ्रेंड्स, कि अभी रिसेंटली आरबीआई ने इस साल की 6th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च की है और इसके बारे में बात करें, बराबर ना। ओके,
ओके, अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा लॉन्च की जाती है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 महीने के अंदर एक बार बैठती है, मतलब साल में 6 बार बैठती है, बराबर। साल में कितनी बार बैठती है? 6 बार। और ये 6th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है इस फाइनेंशियल ईयर की, फाइनेंशियल 2023-24 की, मतलब लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी है इस फाइनेंशियल ईयर की, बराबर ना। और अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करूं फ्रेंड्स, तो उसमें 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 आरबीआई के मेंबर होते हैं और 3 गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड मेंबर होते हैं, बराबर ना। तो डॉक्टर शशांक भिड़े, डॉक्टर असीमा गोयल और प्रोफेसर जयंत वर्मा जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड 3 मेंबर हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, और डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर माइकल पात्रा और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं आरबीआई के गवर्नर खुद शक्तिकांत दास जी, ये टोटल 6 मेंबर होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर, बराबर ना। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करना। और मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, बराबर ना। यस, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है? एक रेट है रेपो रेट। वैसे तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल पॉलिसी रेट को कंट्रोल करके किया जाता है, और पॉलिसी रेट में भी सभी रेट किसके साथ लिंक है? रेपो रेट के साथ, बराबर ना। तो रेपो रेट डिसाइड कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है, बराबर ना। और उसके साथ सभी रेट लिंक होते हैं। कौन कौन सा रेट होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन समझ में आया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या है फ्रेंड्स, बराबर ना। चलो, जिस तरीके से हमने बात की कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? रेपो रेट को डिसाइड करना, क्योंकि रेपो रेट के साथ ये बाकी के सभी लिंक होते हैं, बाकी के सभी रेट्स लिंक होते हैं, बराबर ना। तो रेपो रेट कितना सेट किया गया है? 6.50%, 6.50%। तो अगर हम करंट न्यूज़ पे आए फ्रेंड्स, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली 6th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लॉन्च की गई है। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो मेन पॉलिसी रेट है रेपो रेट, बराबर ना, वो कितना रखा गया है? 6.50%। और ये 6th कंसेक्यूटिव टाइम, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर रेपो रेट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिला है फ्रेंड्स, बराबर ना। कंटिन्यूसली 6th कंसेक्यूटिव टाइम रेपो रेट को 6.5% पे रखा गया है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो स्टांस है वो अकोमोडेशन को विड्रॉ करने का रहा है कंटिन्यूसली 6th टाइम। जो कोविड के टाइम पे जो अकोमोडेशन दिया था लोगों को, सस्ते दर पे ब्याज वगैरह प्रोवाइड किया था, लोन वगैरह प्रोवाइड किया था, वो जो अकोमोडेशन को विड्रॉ करने का स्टैंस आरबीआई का 6th कंसेक्यूटिव टाइम मेंटेन रहा है, बराबर ना, वो ध्यान में रखना है। ओके, चलो। और अगर मैं बात करूँ रेपो रेट, जैसे मैंने हमने बात की 6.50%, फिक्स रिवर्स रेपो रेट 3.35%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75%, बैंक रेट 6.75%, कैश रिजर्व रेशियो 4.50% और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18%, बराबर ना। तो ये सभी रेट्स एज इट इज़ रखे गए हैं जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रखे गए थे, बराबर, कोई भी चेंज नहीं रखा है, बराबर ना, राइट। और अगर मैं फटाफट क्या होता है रेपो रेट, क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, क्या होता है एसडीएफ, क्या होता है एमएसएफ, उसका हम रिवाइज कर ले एक बार कि रेपो रेट क्या होता है फ्रेंड्स, कि फॉर एग्जांपल अगर बैंक को आरबीआई के पास से लोन चाहिए, बैंक को आरबीआई के पास से लोन चाहिए, तो आरबीआई क्या बोलता है बैंक को कि भाई आप मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखो, मैं आपको लोन प्रोवाइड कर दूंगा। अगर फॉर एग्जांपल आप मेरे पास 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखते हो, बराबर ना, तो मैं आपको 100 करोड़ का लोन प्रोवाइड करूंगा। तो आरबीआई बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बिहाफ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है उसको बोला जाता है रेपो रेट, राइट। तो जो अभी कितना चल रहा है 6.50%, बराबर ना। ओके, अभी रिवर्स रेपो रेट क्या होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई सरप्लस डिपॉजिट है ना, सरप्लस डिपॉजिट वो मेरे पास आप रख दीजिए, उसके बदले में मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, बराबर ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करूँगा।
तो जब बैंक अपना सरप्लस डिपॉजिट आरबीआई के अंदर जमा करती है तो आरबीआई उसको उसके बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करती ही करती है, उसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट, जो कितना रखा गया है 3.35%, जो फिक्स है कोविड के टाइम से, बराबर ना। लेकिन आरबीआई बोलती है कि अगर आपने मेरे पास अपना सरप्लस डिपॉजिट जमा किया है और फॉर एग्जांपल आपने 100 करोड़ रुपया जमा किया है और अगर आपको 100 करोड़ की इक्विवेलेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चाहिए तो आपको रिवर्स रेपो रेट जितना ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आपको 100 करोड़ जितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मात्र रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जितना, एसडीएफ जितना, कितना मिलेगा 6.25%, 6.25%। तो यहाँ पे बैंकों को बोला गया है कि अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं चाहिए और फिर भी आप मेरे अंदर पैसा जमा करते हो तो मैं आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करूँगा, राइट ना। ओके, और उसके अलावा ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या होता है, तो वो रेपो रेट जैसा ही है लेकिन उसके और रेपो रेट में एक माइनर डिफरेंस है जो आपको समझना है। ओके, फॉर एग्जांपल एक बैंक है जिसके पास चलो पहले एमएसएफ को समझने से पहले ये दोनों रेट समझ लेते हैं, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है फ्रेंड्स, कि बैंक के पास जितना भी एनडीटीएल है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसमें से बैंकों को बोला जाता है कि भाई आपको उसमें से ना 4.50%, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपया पड़ा है एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसमें से आपको 4.5 रुपया कैश के फॉर्म में रिजर्व रखना है आरबीआई के अंदर। आरबीआई उसके बदले में आपको कोई भी ब्याज प्रोवाइड नहीं करेगा। और एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यहाँ पे आरबीआई की तरह बैंक को क्या बोला है कि अगर आपके पास 100 रुपये की एनडीटीएल है और उसमें से आपको 18 रुपया या तो कैश के फॉर्म में रखना है, या तो गोल्ड के फॉर्म में रखना है, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रखना है, लेकिन वो आपके पास मेंटेन रखना है, आपको ये रुपीज़ को किसी और को लोन में प्रोवाइड नहीं करना है। तो कैश रिजर्व रेशियो, कैश में रिजर्व रखना होता है पैसा आरबीआई के अंदर। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रिजर्व रखना होता है पैसा अपने पास, बराबर ना। ये पैसा आप लोन में प्रोवाइड नहीं कर सकते, बराबर ना। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, अभी इसको समझने के बाद हम एमएसएफ के बारे में समझ लें, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, वो क्या होता है फ्रेंड्स। तो अगर मैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट की बात करूँ फ्रेंड्स, तो फॉर एग्जांपल एक बैंक है जिसके पास 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है, 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है, बराबर। ओके, और उसमें से उसने 18 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो कहाँ पे जमा कर दी, एसएलआर के अंदर। फॉर एग्जांपल मेंटेन रखा कि एसएलआर के अंदर मेंटेन रखा उसका 18 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो अभी उसके पास कितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाकी बची, 82 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाकी बची, बराबर ना। ओके, अभी बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट है, कैश की रिक्वायरमेंट है, बराबर ना। तो फॉर एग्जांपल बैंक को 90 करोड़ की कैश की रिक्वायरमेंट है, कितनी की, 90 करोड़ की, बराबर ना। ओके, तो अभी बैंक कहाँ पे जाएगा, आरबीआई के पास, बराबर ना। आरबीआई को बोलेगा कि भाई मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है, आरबीआई बोलेगा ठीक है मैं आपको लोन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, कितने करोड़ की चाहिए, तो क्या 90 करोड़ की चाहिए, ओके ठीक है, मैं 90 करोड़ की लोन प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आरबीआई पूछेगा बैंक से कि आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितने करोड़ की है, कितने करोड़ की है, एसएलआर में मेंटेन न की हो ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितने करोड़ की है एक्स्ट्रा वाली, तो बैंक बोलेगा मेरे पास तो 82 करोड़ की है। लेकिन आरबीआई बोलेगा आपके पास अगर एसएलआर में मेंटेन नहीं किया है ऐसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी 82 करोड़ की है, तो अगर आप उस 82 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मेरे पास गिरवी रखोगे ना, तो मैं आपको 82 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बदले में 82 करोड़ का कैश आपको लोन के स्वरूप में दूंगा और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा आपके ऊपर, रेपो रेट जितना। लेकिन अगर फिर भी आपको और 8 करोड़ रुपया चाहिए तो वो 8 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप अपने एसएलआर में जो आपने मेंटेन की है ना वो निकाल के दोगे मुझे,
तो मैं आपको लोन तो प्रोवाइड कर दूंगा 8 करोड़ का, लेकिन मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा चार्ज करूंगा आपके ऊपर, कौन सा चार्ज करूंगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जितना, कितना 6.75% ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, क्योंकि आपने अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट बराबर नहीं किया, बराबर ना। ओके, आपको ऐसा सडन रिक्वायरमेंट हुआ कि आप अपनी SLR में मेंटेन की हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी मेरे पास जमा करने के लिए रेडी हो गए, मतलब आप कोई क्रिटिकल कंडीशन के अंदर हो, तो आपको अभी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा मुझे, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, राइट। तो ये जितने भी रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है, ये सभी के अंदर जो लेन देन होती है पैसे की बैंक और RBI के बीच में, वो मैक्सिमम 14 डेज के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। लेकिन अगर बैंक को ज़्यादा समय के लिए पैसा चाहिए तो उसको कौन से रेट पे मिलता है, बैंक रेट पे मिलता है 1 साल के लिए, राइट, मैक्सिमम 1 साल के लिए, बराबर ना। ओके, ठीक है, तो ये सभी रेट्स के अंदर आपको समझ में आया होगा। अभी आपको मन में क्वेश्चन आएगा, सर कि हम इस सभी रेट्स का इस्तेमाल करके ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है। तो अगर मैं आपको समझाऊँ फ्रेंड्स, तो अगर आप कोविड का समय देखोगे ना, तब हमारा जो रेपो रेट है ना मात्र 4% था, 4%, अभी कितना है 6.50%। तो अभी रेपो रेट 4% पे था कोविड के समय पे, मतलब जब बैंक RBI के पास लोन लेने के लिए जाएगी तो RBI बैंक के पास कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती थी, 4%। तो बैंक कस्टमर के साथ आगे लोन प्रोवाइड करने में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, फॉर एग्जांपल 6%, 7%, 2% अपना प्रॉफिट मार्जिन रख लेगी, बराबर ना। ओके, लेकिन अभी वही बैंक अगर कस्टमर को 2% प्रॉफिट मार्जिन रख के लोन देने के लिए जाए, बराबर ना, तो वो आगे कस्टमर को अभी राइट नाउ ये समय में कितने % पे लोन दे सकती है वो बैंक, 8.5% तो मिनिमम ना, क्योंकि अभी रेपो रेट कितना चल रहा है 6.50%। अगर बैंक अपना प्रॉफिट मार्जिन 2% रखे तो अभी कस्टमर को वो लोन कितने % में दे सकती है, मिनिमम 8.50% में। मतलब जो कस्टमर को पहले 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलता था, अभी वो 8.5% पे मिल रहा है, तो कस्टमर क्या करेगा, लोन कम परचेस करेगा। लोन कम परचेस करेगा मतलब उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, वो धीरे धीरे चीज़ों को कम परचेस करेगा, चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी, और चीज़ों की डिमांड कम होगी तो जो चीज़ों के प्राइस बढ़ चुके हैं वो धीरे धीरे कम होंगे, सिंपल, बराबर ना। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा मॉनेटरी पॉलिसी के रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट और बाकी जो सब रेट है वो किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए काम में आते हैं, बराबर ना, वो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, और इस बार जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी है उन्होंने क्या प्रेडिक्शन किया है कि 2024-25 के अंदर इंडिया का GDP ग्रोथ कितना रहने वाला है, 7%, और इन्फ्लेशन कितना रहने वाला है 2024-25 के अंदर लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 5.4%, बराबर ना। ओके, मतलब जो चीज़ लास्ट ईयर 100 रुपये मिल रही थी वो चीज़ इस बार 105.4 रुपये में मिलेगी, बराबर ना। और हर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का टारगेट क्या होता है कि इन्फ्लेशन है ना 2% से लेके कितने % के बीच में रहे, 6% के बीच में रहे, बराबर ना। तो अभी कितना का टारगेट है, 5.4% का, मतलब अभी भी हायर साइड पे है, बराबर ना। ओके, जब तक वो कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक रेपो रेट के अंदर डिक्रीमेंट नहीं देखने को मिलेगा, बराबर ना। ओके, और अगर मैं कुछ स्टेटिक पॉइंट्स के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 RBI is interested with the responsibility of conducting the monetary policy in India with the primary objective of maintaining the price stability while keeping in mind the objective of the growth। तो RBI को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मॉनेटरी पॉलिसी को लॉन्च करने की, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। और ये RBI को रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से एक्ट के अंडर में दी गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर में, बराबर ना। और सेक्शन 45ZB of the amended RBI Act 1934 provides for an empowered 6-member monetary policy committee to be constituted by the central government by the notification in the official gazette। तो ये जो 6 मेंबर की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, सेक्शन 45ZB ऑफ द RBI एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग, बराबर ना। और फर्स्ट सच मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कंसिडर किया था 29 सितंबर 2016 को, बराबर ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक आपको इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके,
हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ने एक लॉन्च किया है डीजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल, उसके बारे में बात करते हैं बराबर ना। ओके, तो दो संस्था है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया અને ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC बराबर ना। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और ONDC ने जॉइंटली इंट्रोड्यूस किया है एक पोर्टल डीजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल इन अ स्टेप टुवर्ड्स फोस्टरिंग द डिजिटल इंक्लूजन इन द MSME सेक्टर बराबर ना। अभी अगर मैं बात करूँ दोनों संस्था के बारे में, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया देश के अंदर क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए क्वालिटी को सुपरवाइज करने का काम कर रही है, और ये जो ONDC है जो सरकार ने लास्ट ईयर ही लॉन्च किया है ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स, ये एक प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए बराबर ना। जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ऐसे एक ONDC प्लेटफॉर्म है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। वहाँ पे कोई भी MSME अगर फॉर एग्जांपल एनरोल होती है तो वो अपने बिजनेस को मतलब ई कॉमर्स कर सकती है बराबर, ऑनलाइन बेच सकती है अपना सामान, राइट ना। ओके, तो यहाँ पे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और ONDC ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है डीजी रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से MSME को हेल्प मिलेगी कि वो डिजिटली रेडी बने अपने सामान को ऑनलाइन बेचने के लिए बराबर, ई कॉमर्स करने के लिए बराबर ना। तो इसके लिए जितनी भी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी बराबर, जितने भी मॉड्यूल्स वगैरह प्रोवाइड की जाएगी बराबर ना, जितने भी मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड की जाएगी वो ये दोनों संस्था मिलके प्रोवाइड करेंगे किसको, MSME सेक्टर को, ताकि वो डिजिटली रेडी बने अपने सामान को ऑनलाइन बेचने के लिए बराबर ना, राइट। ओके, तो अगर मैं इस पोर्टल के बारे में बात करूं तो डीजी रेडी सर्टिफिकेशन इज अ ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट टूल फॉर डिजिटल रेडीनेस डेवलप्ड बाय द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। एक सेल्फ असेसमेंट टूल है कि भाई मैं डिजिटली रेडी हूँ कि नहीं ये ई कॉमर्स का बिजनेस करने के लिए बराबर ना, राइट। तो ये एक सेल्फ असेसमेंट टूल है जो अपने आप को ही सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने में मदद करेगा, सिंपल बराबर ना। दिस इनेबल्स द MSME बिजनेस एंड स्मॉल रिटेलर्स टू evaluate their preparedness to seamlessly integrate into the ONDC platform using software and other technologies and expand their digital capabilities बराबर ना। और it consists of the 7 modules: prerequisite, digital infrastructure, product catalog management, पैकेजिंग, पेमेंट एंड ग्रीवेंस रिटेसल। ये सात मॉड्यूल्स के ऊपर किस तरीके से काम करना है वो यहाँ पे खुद का ही असेसमेंट करके आपको डीजी रेडी बनना है इस पोर्टल के माध्यम से बराबर ना, और आप ONDC पे एनरोल हो सकते हो बराबर ना। तो ये जो छोटी छोटी MSMEs हैं, छोटी छोटी जो रिटेल बिजनेसेस है वो उसको बहुत हेल्प करेगा बराबर ना। ओके, तो सर्टिफिकेशन प्रोसेस की अगर बात करूँ तो सर्टिफिकेशन प्रोसेस इवोल्यूट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजिटल रेडीनेस सच एज नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन फॉर द ऑनलाइन ऑपरेशंस, proficiency in using the software and technology, integration with the existing digitized workflows, efficient management of the orders and catalog offerings बराबर ना। तो अगर ये सभी चीज़ों का अगर सफिशेंट मात्रा में ऑपरेशन हो रहा है एक MSME के द्वारा बराबर ना, तो उसको एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बराबर ना। और अगर मैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर बात करूँ तो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में। चेयरमैन है उसके जक्षय शाह, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, और कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसका 1997 के अंदर बराबर ना। ओके,